आप देख रहे हैं बहुजन समाचार। जनपद मेरठ की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ मेरठ के ग्राम नंगला ताशी के सैनिक विहार कॉलोनी में बाबू चमनलाल के निवास पर पहुंचे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और एक मीटिंग का आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब प्रांत के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वर्तमान में हमारे जिलाध्यक्ष राजला जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी और सम्मानित साथियों, मेरे एक परम आदरणीय भाई साहब ने बताया कि दलित समाज इस मुहाने पे है कि वो अपनी दिशा को तय कर पाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा है। लेकिन मैं सम्मानित साथियों में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आपसे कुछ बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिशा जरूर मिलेगी। दिशा खोजने वाले चाहिए और दलित समाज अब पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहकर पीछे पीछे चल रहे हैं, वो अपने लाभ और हानि को समझता है। साथियों, आज का जो दौर है, आप वर्तमान समय में जो हालात चल रहे हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, सभी लोग वाकिफ हैं। इस सभा में मेरे आदरणीय अधिकारी वर्ग भी हैं, बैंक के मैनेजर भी बैठे हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो मैं समझता हूँ सभी बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथी जो अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को दिशा दे सकते हैं, तो वो दिशा देने का कष्ट करें। और माननीय मंत्री जी, कांग्रेस कमेटी और जितने भी हमारे कांग्रेस लीडर साथी हैं, सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन आप अपने समाज को दिशा देने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। आज के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, हमारे प्रदेश के महासचिव मेरठ के प्रभारी संजीव शर्मा जी, हमारे प्रभारी सचिव नसीम खान जी के माननीय मंत्री जी ने जो आज हमारे समाज में आकर जो पीड़ा हमारी जानने का काम किया, ये सच्चाई है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देश के हालात है तो सबकी बात की जाए तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तमाम रोजगार कहीं ना कहीं हमारे समाज को मिलने का काम हुआ करता था। और जब से ये सरकार 9 सालों से इस देश के अंदर चल रही है, तो जिस तरीके से हमें देखा जा रहा है इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा अगर जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। माननीय मंत्री जी, जो कहीं ना कहीं इस समाज को अगर कोई बचा सकता तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा इस दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस ने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी यूपी 2 जब पिछली सरकार हमारी रही केंद्र के अंदर, आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर बड़े बड़े विभागों के मंत्री हमारे समाज के रहे हो, क्या पीएल पुनिया जी रहे हो, मुकुल वासनिक जी रहे हो, शैलजा जी रहे हो, स्वराज जीवन वाल्मीकि रहे हो, सिंधे साहब रहे हो, तमाम ऐसे पदाधिकारी हमारे समाज के रहे। मगर आज दुर्भाग्य है हमारे इस देश के अंदर, आज बताएं कि हमारा नेतृत्व किस दिशा में है। अभी भाई ने जो बात की है ये सच्चाई मन की बात है। जब तक हमें दिशा निर्देश नहीं हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग नहीं देंगे, हमारा दलित समाज इसी तरीके से भटकता रहेगा। अगर आज आपको खड़ा होना है, अपने बच्चों को मजबूत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का दामन थामना होगा। इन फिरकापरस्त ताकतों से अगर कोई लड़ सकता है, इससे फिरकापरस्त ताकत को कोई खत्म कर सकता है, तो उसका नाम दलित समाज और मुस्लिम समाज है। निश्चित रूप से आज आप तय करके जाइए। ये मुस्लिम समाज ने तय कर लिया है, इस बार कहीं ना कहीं इस देश के अंदर उस ताकतों को अगर कोई भगा सकता है तो आपको भी मैसेज देना चाहिए। मैं खासकर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको रोजाना दबाने का काम करती है, क्या हाथरस की घटना हो उसमें आपने देखा सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया, प्रियंका गांधी जी ने काम किया, राहुल गांधी जी
जी ने काम किया। और जो लोग हमारे समाज की लड़ाई लड़ते हैं वो घरों से झांकने का काम कर रहे थे। तो मैं आज सभी सम्मानित साथियों से, अपने बुजुर्गों से आग्रह करना आया हूँ, इस समय हमारे लोग नौजवानों का भविष्य तय करना चाहते हो तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस को बल दिया करते थे, कांग्रेस को लाने का काम करते थे, अगर इस बार भी आपने दया तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भविष्य, हमारी आने वाले लोगों का भविष्य वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत कर सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मेरे बड़े भाई और बड़े भाई लोग किसी को भी कह दिया करते थे। हमारी चमनलाल बाबूजी से मेरा वो बड़े भाई का रिश्ता नहीं है कि किसी को भी कह दें। मेरा इनसे दिल का रिश्ता है बहुत। और जितना इनसे दिल का रिश्ता है तो बड़े भाई की पत्नी मेरी क्या हुई, खड़ी हुई है, अचानक चली गई। बड़े भाई की पत्नी मेरी क्या हुई, भाभी माँ के बराबर है। और सचमुच उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं आ रहा हूँ। कोई भी शादी ब्याह मेरे बगैर मुझसे बात की हुए मेरे भाई और भाभी ने अपने बच्चों की नहीं की। कोई भी शादी ब्याह मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं भाई चमनलाल बाबूजी का और भाभी जी का मैं शुक्रिया अदा करूं। हमारे बीच में हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रदेश के बैठे हैं माननीय संजीव शर्मा जी। हमारे दूसरे महासचिव अभी आपसे रूबरू हो रहे थे श्री मुनिंदर सूद जी। हमारे सचिव प्रदेश के मेरठ के प्रभारी नसीम खान साहब, जिला अध्यक्ष ताजदा जी अभी आपसे रूबरू हो रहे थे। हमारे बड़े भाई मोगा जी अभी आपसे रूबरू हो रहे थे। यही जाहिद भाई बैठे थे कहीं। चलिए, मेरे छोटे भाई बैठे हैं अश्विनी जाटो जी। सभी जिम्मेदार साथियों, आज कोई भाषण का समय नहीं है। साथियों, मेरा इस कंकर खेड़े से और इस मेरठ से 1975 से रिश्ता है। 1975 में मैं आया तो कंकर खेड़ा में एक राम बिस्किट वाले हुआ करते थे, है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अब नहीं है। आगे जाते थे तो एक जायसवाल बिल्डिंग थी, उसी के बगल में 10 में स्कूल था, और आगे जाते थे हांडा डॉक्टर साहब बैठते थे। पता नहीं अब है कि नहीं है, मैं अपना बचपना बता रहा हूँ। और वहीं पे बगल में राम बिस्किट वाले के बगल में बोगा राम जी के मकान में हम रहते थे। और इसी सरधना रोड पे मैं 20 किलोमीटर दौड़ता था, 10 किलोमीटर जाता था, 10 किलोमीटर वापस आता था रोज सुबह। मेरा तो भाई बचपना यहीं बीता। जवानी में यहाँ नौकरी की, पूरी पढ़ाई की, पार्टी में इसके बाद काम करते करते अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरा आपसे एक विशेष लगाव और एक विशेष रिश्ता है, और कृपापूर्वक एक आशीर्वाद हमको बाबू चमनलाल बाबू जी ने और दे दिया। हालांकि बहुत दिन से कह रहे थे, मैं ही सोच रहा था कि जरा कहीं बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो हो गई है, हो जाएगी। तो फिर लखनऊ में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद, पहले तो घर में आने से मिलता था, अब तो पार्टी में भी आशीर्वाद इनका मिल गया, और बड़ी खुशी की बात है। साथियों, भाषण देने का समय नहीं है आज, भाभी जी आ गई। मैं तो वही कह रहा था कि मैं क्या कहूँ कि जिस तरीके से मुझे इसने प्यार बच्चों का, बहुओं का, सभी का जो मिला है, मैं उसको शब्दों से नहीं बखान कर सकता हूँ। साथियों, हालात जो प्रदेश के हैं, देश के हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं।
आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा योग्य व्यक्ति आज तक नहीं पैदा हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शुरू से मेरे यहाँ रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर काबिल आदमी थे और उनके बाद बाबू जगजीवन राम हुए, मानवर कांशीराम साहब आए, जिन्होंने मेरे जैसे नालायक को उंगली पकड़ के चलना सिखाया और लायकवर बनाया। मानवर कांशीराम साहब, वो अलग बात है कि कांशीराम साहब जिस मिशन को लेके चले थे, बसपा बनाई उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, अब बहुजन समाज पार्टी उस मिशन से भटक गई है, वो अलग बात है, उसमें मैं नहीं जा रहा, वो जाने, उनका काम जाने। बाबा साहब अम्बेडकर एक इतने काबिल थे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हमसे क्या कहा जाता है, हमको क्या पढ़ाया गया, आपको क्या पढ़ाया गया, इस कांग्रेस से दूर रहना, यही पढ़ाया गया। क्यों दूर रहना? इस कांग्रेस ने बाबा साहब के पग पग पे रोड़े अटकाए हैं। अरे भाई, क्यों गलत बात करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर काबिल आदमी थे और उस समय की बात है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन से पढ़ करके आए थे, विलेज से पढ़ के आए थे। वो जो है उस समय संविधान सभा बन रही थी और संविधान सभा में वही व्यक्ति जा सकता था जो किसी देश के पार्लियामेंट सीट से एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर योग्य थे। वो मुंबई की एक सीट से चुनाव लड़ गए, लेकिन चुनाव हार गए। अब बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा कि अब चुनाव हार गए, संविधान सभा में कैसे मैं जाऊंगा। एक सीट थी जो आज बांग्लादेश में है, जिसका नाम था जयसोर और खुलना। जयसोर और खुलना से एमपी उस समय थे खलीकुज्जमा साहब। खलीकुज्जमा साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आपकी जरूरत जितनी इस देश को है, मेरी उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूं और आप आइए मेरी सीट से लड़िए, संविधान सभा में जाइए और संविधान को अगर आप नहीं लिखेंगे तो संविधान पूरा सही नहीं लिखा जाएगा। खलीकुज्जमा साहब ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां से चुनाव लड़े, जीत गए, संविधान सभा में चले गए। अंग्रेजों ने साजिश की, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया और जहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीते थे, जयसोर और खुलना, उसको पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया, जो आज बांग्लादेश। अब बाबा साहब, उन्होंने कहा भाई मेरे लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूं। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और अपने घर आ गए। लेकिन उस समय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि एक काबिल आदमी है, संविधान सभा में अगर ये नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एक एमपी का मुंबई से इस्तीफा दिलाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लड़ाया, कांग्रेस से नहीं, आरपीआई से लड़ाया, निर्दल ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी क्या नाम था? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, उससे चुनाव लड़ाया। अपने कांग्रेस के एक एमपी को इस्तीफा दिलाया, उन्होंने वहां उसको एमपी लड़ाया, वो एमपी जीत गए, संविधान सभा के मेंबर बने। इसके बाद उनको राइटिंग कमेटी बनी, राइटिंग कमेटी में 4 लोग थे, उन चारों लोगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया, आरपीआई में रहते हुए। इसके बाद क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आरपीआई में रहते हुए, कांग्रेस में नहीं बुलाया, आरपीआई में रहते हुए उनको प्रथम कानून मंत्री बनाया। किसकी सरकार में वो थे प्रथम कानून मंत्री? कौन था प्रधानमंत्री? कौन था प्रधानमंत्री? क्या बाबा साहब अंबेडकर क्या एक सीट से क्या सरकार बंद कर रही थी? कुछ नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की काबिलियत को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान लिख करके जैसे ही सौंपा, किसी ने एक बट नहीं किया और वो संविधान पार्लियामेंट में पास हो गया और आज उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कौन उड़ा रहा है धज्जियां? क्या धज्जियां उड़ रही है? मेरे भाई, आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। वो लड़कियां क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बेटियां नहीं हो सकती?
वो भी किसी की मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो खुलेआम मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार है। एक आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के ऊपर खड़े होकर के भाजपा का एक नेता पेशाब कर रहा है उसके ऊपर, सर पे नीचे से ऊपर तक वो भीग रहा बैठे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि मैंने संविधान तो अच्छा लिख दिया है, मैं सौंप रहा हूं, लेकिन अगर इसमें लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो ये संविधान हमारे उल्टा पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आज और क्या हो रहा है, इन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश की, ये भाजपा के लोगों नहीं बदल पाए, तो एक साजिश की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। अभी रिजर्वेशन की बात चल रही थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन, अभी मैं रिजर्वेशन की बात कर लूँ फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करूंगा। बहुत अच्छी बात आप लोग होगा जी। उसमें क्या है, आर्टिकल मैं जहां तक याद है भूल नहीं रहा हूं, आर्टिकल 339 और 340 में एक व्यवस्था है संविधान की कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होगा। 23% में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण, 27% ओबीसी को आरक्षण है ना। लेकिन भाई शेड्यूल कास्ट को तो मैं नहीं कहता हूं, हमारे ओबीसी के लोग खूब जी भर के खूब भाजपा को वोट देते, ले 52% है, अकेले ही सरकार बना देते। और भी मिलता है उनको, कुछ 1-2% मुसलमान भी दे देते होंगे, कुछ लालची होते हैं, सरकार बना रहे हैं। आपको बदला क्या मिल रहा है? संविधान को बदल नहीं सकते, संविधान को खत्म नहीं कर सकते। कौन से ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी साजिश है कि संविधान को बदले बगैर आपका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, उस समय प्राइवेट की नौकरियां नहीं होती, सरकारी नौकरियों की अहमियत को रहती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की स्थिति को देखते हुए व्यवस्था कर दी संविधान में कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में, दीगर जगहों पे आरक्षण मिलेगा। अब भैया ये आरक्षण कैसे खत्म किया जाए? ये सारी सरकारी नौकरियां प्राइवेट को दे दो, अडानी अंबानी को दे दो। रिजर्वेशन तो आपका सरकारी नौकरी में है ना, प्राइवेट में तो नहीं। कोर्ट दे दो। अब तो मिलिट्री की जमीन भी अडानी को दी जा रही है। जब ये सारे विभाग प्राइवेट को दे देंगे तो रिजर्वेशन तो सरकारी नौकरियों पे है, आपका रिजर्वेशन तो अपने आप खत्म हो गया। शेड्यूल कास्ट का भी खत्म, शेड्यूल ट्राइब का भी खत्म और ओबीसी का भी खत्म। और जाओ दे दो वोट, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। क्या करें? वही तो कह रहा हूँ भाई, आप समझे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे ओबीसी सत्यानाश हो रहा है। ये आपके साथ साजिश हो रही भाई, साजिश हो रही। समझना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा। उठिए। आप जब तक कांग्रेस को वोट देते रहे, मैं और मेरे अब्बा दादा कांग्रेस को देते रहे, ये और इनके अब्बा दादा शर्मा जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस को वोट देते रहे। ये भाजपा की 1984 से 1989 तक पूरे देश में 2 एमपी थे, पूरे देश में केवल 2 एमपी थे। और जब से हम इधर उधर छिटके हैं, दिन पे दिन हमारी हालत खराब हो रही है। हम भी ठोके जा रहे हैं, आप भी ठोके जा रहे हैं, डंडों से पीटे जा रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक जिला है महोबा, वहाँ पे जाटा हो कहें चमार कहें, एक कोई फर्क नहीं है, एक ही है। वहाँ चमार बिरादरी के लोग रहते हैं, जाटो नहीं कहते, चमार कहते। उसने ये कहा मैं घोड़े पे जाऊंगा, शादी मेरी हो रही है दूल्हा बन के। क्या हाल किए गए साहब, इतने मोटे डंडे से मार तब तक पीटा गया, तब तक पीटा गया जब तक वो डंडे के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। मरते मरते बचा। सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच गई पढ़ेगी, हो गया विकास। और मुसलमान तो करेला और नीम चढ़ा है, करेला और नीम चढ़ा है। तुम भी ठुक रहे हो, हम भी ठुक रहे हैं। अरे भाई लुटे पुटे एक हो जाओ, फिर कांग्रेस में आ जाओ। मैं आह्वान करता हूं, हमारे बड़े भाई चमन लाल जी आह्वान करते हैं,
हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मोगा जी हैं, मुनिंदर जी हैं, हमारे शर्मा जी हैं, बैठे हुए हैं, नसीम भाई या अश्विनी बैठे हुए हैं। हम सब लोग आह्वान करते हैं, भाई अगर ये बात ठीक है तो भाई कांग्रेस आओ, आपकी पार्टी कांग्रेस में, इसको संभालो, अपना हक लो। और ये जो आताताई सरकार है, जो धर्म की राजनीति कर रही है, जो जाति की राजनीति कर रही है, ऊंच नीच की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, अभी भी कई जगह पर दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। क्या है ये? क्या हो रहा है ये? कौन मारे? वही मारे। अजी ऐसी बात कौन? अजी सारी बात मानेंगे, आप कहो तो ना, मानने के हैं, मानेंगे, सब मानेंगे। देख लेना, अब आज के बाद देखना, आज से आप कह के देखो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए, दूध पीते बच्चों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए, भाई कांग्रेस में आओ, आपकी पार्टी। बहुत हो गया। जय भीम, जय कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। कोई बोलने तैयार है क्या? चाटुकारिता में हो गए हैं तो अब इनका कहलाई तो भोली भाली जनता बोल रहा तो सब। ये 135 को किसने बनाया? इसी भोली भाला जनता ने बनाया है ना। हाँ, तो जब जो कह रहा तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं। हाँ भाई, वो तो बोलेंगे, लग रहे हैं ना, बीजेपी से बोल रहे हैं। तो अभी आप सभी का, मैं सभी अपनी पार्टी की ओर से, माननीय मंत्री जी की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय हम सब लोगों के लिए दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप सब लोग आए और इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय भीम, जय भारत। जय भारत।